हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज 11th क्लास के कार्बनिक रसायन में से एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि पिछले वीडियो को कोरिलेट करता हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें सबसे पहले टाइप का हमने लिया था। कौन सी अभिक्रिया ली थी लास्ट टाइम में? कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी लास्ट टाइम में? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होता है? एक जो अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु का समूह होता है वो कम क्रियाशील को क्या कर देता है? हटाकर खुद जाकर जुड़ जाता है। उसी के क्रम में नेक्स्ट जो है वो होती है कौन सी? योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रियाएं आज लेंगे। ये भी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, दूसरी होती है नाभिक स्नेही योगात्मक और तीसरी होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी रहेगी? पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। और एक और कौन सी रहेगी बोलो? यस, मुक्त मूलक। तो इनके प्रकार है। चलो अभी याद आ जाए तो बताना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स 365 है और उसका व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ पर हमारे पास में रोज के रोज जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम के जो नोट्स होते हैं वो अवेलेबल करवाए जाते हैं और इसके साथ ही हर दिन जो है वीडियो जो है जो बनता है उसको अपलोड भी किया जाता है। तो वहां से आप रोज के रोज वीडियो देख सकते हैं और इसी के साथ ही हर दिन होने वाले सॉल्व न्यूमेरिकल जो है वो भी यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस से संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो 9694610364 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बीएसएन ऑफिस के पास में, मांझी का अता, मंडो रोड, पावटा सर्कल के पास में, जोधपुर है। ठीक है, और जो खास बात है कि हमें सब्सक्राइब करें फिजिक्स 365। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें सम्मिलित की गई हैं जो आपको आगे पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है संडे 365 जो कि एक स्पीड कोर्स कराया जाता है हर संडे को और 11th और 12th जो क्लास है उससे रिलेटेड जो है हर संडे को एक दिन में एक टॉपिक को, पूरे चैप्टर को जो है डाउट किसी को होता है तो वो क्लियर कर सकता है। यहाँ पे हम हमारे साथ में जुड़कर 9694610364 पर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास में आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार में। सेकेंड जो है योगात्मक अभिक्रिया। तो क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? जब कोई 2 या 2 से अधिक क्रियाकारक जो होते हैं वो अब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। सभी की सभी जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं उनमें क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि उत्पादों की संख्या कभी तो एक ही होती है, कभी 2 उत्पाद मिलते हैं या कभी 2 से अधिक भी उत्पाद मिल जाते हैं। तो अभिक्रिया के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है कि उत्पाद कैसा मिलेगा। ठीक है, अगर 2 या अधिक क्रियाकारक जो है वो क्रिया करके एक ही उत्पाद मिले, यानी कि सबने क्या कर लिया? योग कर लिया। ठीक है ना, जैसे 3 + 6 + 2 कितना हो गया? 11 हो गए। तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिला। तो उससे क्या समझे? यहां पर भी क्या है? 2 या अधिक क्रियाकारक जुड़ेंगे तो हमें उत्पाद जो है सिंगल मिलेगा, एक ही उत्पाद मिलेगा। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में ले बात, तो वहां पर भी क्या होता है? 2 या अधिक क्रियाकारक क्रिया करके क्या बनाते? एक ही उत्पाद बनाते। उन अभिक्रियाओं को कहते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती है? ये भी 3 प्रकार की होती है। पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, दूसरी नाभिक स्नेही योगात्मक और तीसरी होगी मुक्त मूलक योगात्मक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही किसको कहते हैं? वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाली हो, यानी कि उसके खुद के ऊपर कैसा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा। और वह कहा जाएगी? इलेक्ट्रॉन जहां पर अधिकता मिलेगी उस पर जाकर अटैक करेगी, वहां पर जाकर जुड़ेगी वो स्पीसीज। नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? नाभिक से स्नेह करने वाले को। नाभिक के ऊपर प्लस आवेश है और उस खुद की स्पीसीज पर कैसा माइनस आवेश हो सकता है, या उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जाकर कहां अटैक करेगी? नाभिक पर, जहां पे उसको क्या मिलेगा? प्लस आवेश मिलेगा और वहां पर जाकर वो अटैच हो जाएगी। और मुक्त मूलक में क्या होता है? किस प्रकार बनता है मुक्त मूलक? फ्री रेडिकल किस प्रकार से मिलता है? जो सहसंयोजक बंध होता है, वो सहसंयोजक बंध में जो परमाणु है वो दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जब पृथक होते हैं तो क्या मिलता है? मुक्त मूलक। और मुक्त मूलक का निर्माण किस कंडीशन में होता है? कौन सी विकिरण? सूर्य के विकिरण या पेरोक्साइड के प्रभाव में जो है मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। पेरोक्साइड कौन कौन होते हैं? पेरोक्साइड नाम सुना है कोई पेरोक्साइड का? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है H2O2। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है इस तरह का, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये वापस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जब 2 ऑक्सीजन परमाणु
आपस में सीधे जुड़े होते हैं एक बंध से, तो उसे कहते हैं पेरोक्साइड बंध, और उस अणु को कहते हैं पेरोक्साइड। ये नाम है पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड नाम है इसका, ठीक है। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, ठीक है। तो देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया की डेफिनेशन, कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक क्रियाकारक आपस में जुड़कर, या इसको कहते हैं योग करके, ठीक है, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। और सामान्यतः इसमें क्या होता है, एल्कीन जो द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्कीन, और त्रिबंध युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो सामान्यतः एल्कीन और एल्काइन जो है ये योगात्मक क्रियाओं को देते हैं या इनको दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके टाइप कौन कौन से हैं। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कि पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, या इसे E+ योगात्मक भी लिख सकते हैं। दूसरा है नाभिक स्नेही योगात्मक, तो इसे Nu- योगात्मक भी लिख सकते हैं। और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इसे फ्री FR का मतलब हो गया फ्री रेडिकल योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया के लिए RX भी लिखा जाता है, RX का मतलब है रिएक्शन या अभिक्रिया, ठीक है। पहला टाइप लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। देखें कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होंगे, और उसमें खास बात क्या होगी, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। इनका एक अन्य नाम भी है एल्कीन और एल्काइन, और इनको सम्मिलित या संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिफिन। और अगर बात करें एल्केन की, तो उन्हें पैराफिन कहा जाता है, जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में। बात याद रहेगी ना ये, ठीक है। तो देखें, जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध या त्रिबंध पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होता है, तो मध्यवर्ती वहां पर कौन मिलेगा, कार्बोधनायन मिलेगा। देखो, प्लस वाला अटैक करेगा तो प्लस मिलता है मध्यवर्ती, अगर माइनस वाला अटैक करेगा तो मध्यवर्ती माइनस वाला मिलेगा, ठीक है। और अंत में जो है वह विपरीत आवेशित स्पीसीज के साथ में जुड़कर उदासीन हो जाते हैं। देखेंगे अभी इसका एग्जाम्पल, कार्बोधनायन स्पीसीज बनती है जिसका उदासीन होने से उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के लिए हमने जो क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, वो क्या है, एल्कीन या एल्काइन का हाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोहेलोजनीकरण, एक नाम आएगा। हाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है, एल्कीन या एल्काइन का जब HCl, HF, HBr या HI, ये क्या है, HF, HCl, HBr या HI, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलिक यौगिक कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है, तो ये अणु कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो HCl में विद्युत ऋणी परमाणु कौन होता है, Cl। कौन सा क्रम याद करवाया था, बोलो, FOClM, ठीक है। तो यहां पर आपको पता है, या O आ रहा है, इसका मतलब H से अधिक विद्युत, Cl आ रहा है, ठीक है। तो Cl जो है वो H से अधिक विद्युत ऋणी है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो अपने पास में जो स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, Cl-, और दूसरी स्पीसीज जो मिलेगी वो कौन सी होगी, H+, ठीक है। यहां पर इसको क्या कहेंगे, H+ को आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला, आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये करेगा आक्रमण किस पर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो एल्कीन के रूप में हमने लिया है। यहाँ पर CH3, CH, CH2, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है, 3 कार्बन के लिए शब्द कौन सा, प्रोप। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर एक और बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड के लिए इन बोलेंगे, तो प्रोप प्लस इन प्रोपीन है। तो प्रोपीन पर हम क्या देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये H+ इसके ऊपर आक्रमण करने आएगा, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी परमाणु पर शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर H+ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इसके पास में जब दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहां पर माइनस हो जाएगा कार्बन पे, इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस कहां पर जाएगा, माइनस पे जाके जुड़ेगा। तो यहां पर जो इसका उत्पाद के रूप में मध्यवर्ती के रूप में जो लिखा है वो CH3 एज इट इज है, CH के ऊपर प्लस है वो एज इट इज लिखा हमने। एक बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होने से हमने यहाँ पर एक ही लगाया बाद में, ठीक है। और CH2 अपनी जगह पर है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन आए थे इसके ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ बंद बना लिया, और H यहाँ पर जुड़ गया। जो दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, उसने क्या कर लिया, हाइड्रोजन के साथ बंद बना लिया। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये मध्यवर्ती स्पीसीज बनी है। ये कार्बोधनायन स्पीसीज है, एक प्रकार की कैसी स्पीसीज है, कार्बोधनायन मध्यवर्ती। देखो कैसे ने आक्रमण किया, प्लस ने आक्रमण किया, तो मध्यवर्ती भी कैसा बना, प्लस वाला बना, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया है इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक नहीं में, ठीक है। और जो इसकी रिमेनिंग स्पीसीज जो है Cl- क्लोराइड आयन, अब वो क्या करेगा, इसको उदासीनीकरण करेगा। तो उदासीनीकरण करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास में Cl- का जो अटैक होगा वो कहां पर होगा, इस प्लस के ऊपर होगा। तो प्लस जो है माइनस के साथ में क्रिया करके इसको उदासीनीकरण कर देगा।
तो इस उत्पाद का नाम हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब देखो ये असंतृप्त था और ये संतृप्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे द्विबंध था, अब यहाँ पर कहीं पर द्विबंध नहीं है, यानी कि अब संतृप्तिकरण हो गया है, ठीक है ना। और संतृप्तिकरण की अभिक्रिया आपने छोटी क्लास में कौन सी पढ़ी थी? वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण पढ़ा था। वहां पे क्या होता है, तेल जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। और उन पर कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस का योग करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो निकल जब लेते हैं तो 373 केल्विन ताप रखते हैं, तब हाइड्रोजनीकरण होने से वनस्पति घी बनता है। या फिर दूसरा पैलेडियम और प्लेटिनम अगर आप उपयोग करते हो तो फिर वहां पर ताप की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधे ही उसको हाइड्रोजन गैस क्या कर देती है, संतृप्त कर देती है, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है? वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, वहां पे संतृप्तिकरण की अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट तो पहले काम हो उसका ऑपोजिट काम यहाँ पर होता है। कैसे होता है कि जब किसी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में उपस्थित द्विबंध पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, कौन करेगा आक्रमण? नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा। तो द्विबंध के इलेक्ट्रॉन जो उस परमाणु के विपरीत परमाणु पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे, जहां पर परमाणु का न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो है मध्यवर्ती कौन मिलेगा हमें? नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज मिलेगी, क्योंकि आक्रमण कैसा हो रहा है, माइनस वाले का हो रहा है। तो मध्यवर्ती के रूप में ऋणावेशित स्पीसीज मिलती है या बनती है, जो अंत में उदासीन होकर हमें उत्पाद में कन्वर्ट कर देती है, उत्पाद दे देती है, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल, कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं बोलो? ऐसे अणु जिनमें इस तरह का कार्बन के साथ में ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के साथ बना हुआ पाया जाए, वो कहलाते हैं कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। अब कार्बोनिल यौगिक में हमने एक ये देखा था जब हम आईयूपीएसी पढ़ रहे थे, CHO, ठीक है, RCHO और एक RC++OR। तो जब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर एक तरफ R और एक तरफ H हो तो उसे कौन सा क्रियात्मक समूह कहते हैं? और जब कार्बोनिल समूह के दोनों ओर R और R हो तो उसे कौन सा क्रियात्मक समूह कहेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था, एल्डिहाइड और कीटोन। जब दोनों R हो तो उसे क्या कहेंगे? कीटोन। और जब एक तरफ R और एक तरफ H होता है तो ये RCHO है बेटा, ये RCHO जो होता है, CHO जहां भी दिखता है उसे क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह कहते हैं। CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। और C++O के दोनों ओर R हो तो उसे कीटोन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो ये एक ऐसी स्पीसीज है, इसका नाम बताओ, CH3CHO। ये है CH3CHO, इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 2 कार्बन है तो कौन सा? H है, सिंगल बॉन्ड है तो N, और CHO का अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है? Al होता है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनेल हो जाएगा नाम, ठीक है। ये क्या लिया हमने? एथेनेल। तो यहां पर जो है किसका, HCN का जो है किस प्रकार से अभिक्रिया के दौरान आक्रमण होता है वो देखते हैं। CN साइनो समूह जो है वो हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी कार्बन भी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का होता है, HCN का HC++N। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी मानते हो? 4 मानते हो। बोलो 4 बंध बनाए इसने, कार्बन ने। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, 1 बंध बनाया। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, बनाया इसने 3 बंध, ठीक है। तो HCN का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करता है, या ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होने से CN- बनता है और H+ बनता है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर बनाया है, HCN में H+ और CN-। इसे कहते हैं साइनाइड आयन। क्या कहते हैं? साइनाइड आयन। और इसे क्या कहते हैं? H+ आयन या प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो CN- देखो क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल पढ़ रहे थे, Nu- पढ़ रहे। तो यहाँ पर आक्रमणकारी कौन होगा? साइनाइड आयन होगा, आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये CH3CHO एक एल्डिहाइड लिया हमने जिसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कार्बन और ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणी कौन? ऑक्सीजन है। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर आएंगे तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा? और जिससे दूर जाएंगे उसके ऊपर कैसा आ जाएगा? प्लस आवेश आ जाएगा। तो ये CN- जो है अब ये यहाँ पर आके रुक गया। अब रुकने के बाद सोच रहा कहाँ जाना है, कहाँ जाके जुड़ना है। तो ये कहेगा मेरे से विपरीत आवेश किसके पास है? कार्बन के पास है। तो कार्बन के पास है तो ये कहां पर आकर जुड़ेगा? CN कार्बन के पास आके जुड़ेगा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस है, तो माइनस प्लस निराशित हो गया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर आ गए? ऑक्सीजन पर आने से इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव चार्ज लगा दिया। और जो रिमेनिंग स्पीसीज है H+, वो क्या करेगी? इसको लास्ट में उदासीन करेगी। तो ये है मध्यवर्ती ऋणावेशित स्पीसीज है, ये मध्यवर्ती बना है। मध्यवर्ती कौन सी स्पीसीज होती है? जो किसी अभिक्रिया में बीच में बनती है,
ठीक है, और कुछ समय के लिए वो स्थायी होती है, कुछ समय के लिए, पूर्ण रूप से नहीं होती है, कुछ समय के लिए स्थायी होती है। उसे क्या कहते हैं? मध्यवर्ती स्पीसीज। मध्य कौन? बीच में, ठीक है, तो बीच वाली स्पीसीज है कोई। और हाँ बिल्कुल, और ये है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होगा? H प्लस जो है अब कहां पर जाके जुड़ेगा? कोई है इसके लिए जगह जाकर जुड़ने के लिए? बोलो कहां जुड़ेगा? H प्लस कहां पे जाके जुड़ेगा इसमें? देखो देखो यहां पर कार्बन पे कैसे जुड़ेगा? ये प्लस के पास माइनस नहीं जाएगा क्या? है, ऑक्सीजन पे नहीं जाएगा तो कहां पे जाएगा? H O के पास जाएगा तो क्या बना लेगा? OH बना लेगा। OH बन गया, ठीक है। तो जब किसी अणु के अंदर CN और OH दोनों समूह अगर उपस्थित हो तो उसे उसे क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर किसका योग हुआ है? H और CN का हुआ है, तो साइनोहाइड्रिन बोला जाएगा। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। बोलो बात आई समझ में? ये इसका एग्जाम्पल है किसका? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का। अब बोलो तीसरा कौन सा रह जाता है? मुक्त मूलक अभिक्रिया। मुक्त मूलक में क्या होगा? बोलो क्या बनेगा पहले उसमें? ठीक है, तो किस रूप में दर्शाते हैं मुक्त मूलकों को? परमाणु के ऊपर क्या लगा के दर्शाते हैं? बिंदु या डॉट लगा के दर्शाते हैं, ठीक है। देखो यहां पर कौन सा एग्जाम्पल रहेगा? एल्कीन का हेलोजनीकरण, ठीक है। हेलोजन क्या होते हैं? एक्स को हेलोजन बोला जाता है, और एक्स के रूप में कौन कौन होता है? एफ होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। और ये सभी के सभी जो है प्रकृति में किस रूप में मिलते हैं? फ्लोरीन गैस होती है, Cl2 गैस होती है, Br2 द्रव होता है और आयोडीन ठोस होता है, ठीक है। ये दोनों कैसे अवस्था है? भौतिक अवस्था। ये कैसा है? द्रव अवस्था। और ये कैसा है? ठोस अवस्था। एक खास बात कि ब्रोमीन जो होता है अधातु है लेकिन चमकदार द्रव होता है, ठीक है। सामान्यतः चमक कौन रखते हैं? धातुएं चमक रखती हैं, लेकिन यहां पर ब्रोमीन एक ऐसा क्या कहते हैं पदार्थ है जो चमकीला द्रव के रूप में होता है, अधातु होते हुए भी, ठीक है। और एक और अपवाद कौन सा? कि एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है सामान्य ताप दाब पर। हम जहां रहते हैं, हम कौन से टेम्परेचर में रहते हैं? 298 केल्विन और 1 atm प्रेशर जहां पर हम श्वसन करते हैं, ये मानक ताप और दाब कहलाते हैं। तो इन ताप और दाब की मानक अवस्थाओं में सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था रखती है। जिंक ले लो, कॉपर ले लो, लोहा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में रहती। बोलो कौन सी है? याद है? अभी याद करें, थर्मामीटर में कौन सा द्रव होता है? मरकरी या पारा? चमकीला द्रव होता है, तो वो धातु है मरकरी, पारा। लेकिन कैसी अवस्था है उसकी? भौतिक अवस्था, द्रव में, ठीक है। आप कभी हाथ में लेके देखना, कभी मौका मिले तो। इस तरह से इतना ज्यादा पृष्ठ तनाव होता है कि वो हाथ के चिपकता नहीं और इस तरह से गोली के रूप में चलेगा आपके हाथ में, ठीक है। चलो एल्कीन का हेलोजनीकरण तो देखें, यहां पर कब बनते हैं? या तो सूर्य का प्रकाश या फिर पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या बनेगा? मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है। कंडीशन ये है। और जब यहाँ पे ये बढ़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे नाम? Cl डॉट और Cl डॉट को क्या कहेंगे? क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो बंध है, पाई बंध है, कहां पे हो रहा है? आक्रमण पाई बंध पर। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों अलग हुए थे, देखो इधर। तो एक डॉट और इसका Cl का डॉट, उन्होंने मिलकर क्या बना लिया? ये कार्बन का डॉट था इसका ये, और ये क्लोरीन का डॉट था ये, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? बंध बना लिया, ठीक है। और जो दूसरा परमाणु था उसके ऊपर क्या रह गया? एक डॉट रह गया, इधर आया था, इधर का तो हो गया, इधर का रह गया। और फिर यहाँ पर कितने Cl डॉट है अपने पास? 2 हैं, तो एक तो जुड़ गया, पीछे कितना रह गया? तो एक रह गया, तो एक रह गया, तो यहाँ पर क्या होगा? उदासीनीकरण की प्रक्रिया होगी, उदासीनीकरण होगा इसमें। और जो दूसरा Cl डॉट है, इसका इलेक्ट्रॉन ये और इसका इलेक्ट्रॉन ये आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे? नया बंध बना लेंगे। और यहाँ पे ये अणु जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ Cl है और यहाँ पर Cl है, ठीक है। तो बोलो इसका नाम क्या होगा? आयुपेसी बोल के बताओ। पहले सबसे पहला रूल क्या है आयुपेसी का? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। फिर क्या करना है? नंबरिंग करना है, 1 और 2, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। तो फिर अब प्रतिस्थापी कौन है? 1 और 2 पर? Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो क्या बोलेंगे? 1,2 डाई क्लोरो, पीछे क्या रह गया? ये, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरोएथेन, ठीक है। बोलो, ये 3 चीजें योगात्मक अभिक्रियाओं से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करें? कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो यहां पर एक CH3 से जुड़ा हुआ
C समूह है, इसका हमें आयुपेसी नाम देना है। ठीक है, तो आयुपेसी नाम देने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो 4-5 पॉइंट जो है जो खास करके हर एक आयुपेसी नाम देने के लिए जरूरी होते हैं, वो यहां पर उपयोग किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, आयुपेसी नाम कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। ठीक है, देखते हैं यहां पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2। ठीक है, फिर होता है अंकन करना, नंबर देना। नंबरिंग कैसे की जाएगी, जहां पर क्रियात्मक समूह हो, तो क्रियात्मक समूह जो है ये है, क्योंकि सबसे वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आने वाला है, तो हमें पता है ये क्रियात्मक समूह, तो इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो बोलो नाम क्या हो गया, 2 कार्बन के लिए एथ, कार्बन कार्बन के बीच में तो एथेन। ठीक है, वो हो गया। और COOH का एक ही क्रियात्मक समूह है, तो अगर एक क्रियात्मक समूह होता है तो उसका अनुलग्न लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ओई अम्ल लगाएंगे। तो देखो ये O, ये E, ये क और अम्ल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इसको, ये मैंने एक आबंध रेखा सूत्र बनाया है। क्या बनाया है, आबंध रेखा सूत्र। जब किसी कार्बनिक यौगिक को एक सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आबंध रेखा सूत्र कहते हैं। अगर इसका हमें आयुपेसी नामकरण करना है तो किस तरह किया जाएगा, हमें एक सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को देखना होगा। तो क्या करें, कार्बन कार्बन लिख दें, और तो क्या कर सकते हैं, ये कार्बन कार्बन लिख दिया हमने, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर आ गए कार्बन। ठीक है, अब देखो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चले, ये समान पर आएगा। तो पहले नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 7। ठीक है, 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, और नंबर 4 पर जो है एक एक कार्बन वाले प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो CH3 है ये। ठीक है, मैथिल समूह है, CH4 होता तो मेथेन, लेकिन अगर CH4 लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी बराबर नहीं रहती है, तो एक तो इससे जुड़ा हुआ है कार्बन से बंद, तो बाकी के तो 3 रहे, तो बोलेंगे इसको मैथिल। तो क्या बोलेंगे, 4 पर भी है और 4 पर भी 2 बार है। कौन है, 2 बार आया डाई, जितनी बार संख्या डाई। अगर 4 4 3 होता तो ट्राई हो जाता, अगर केवल 1 होता तो 1 बार लिखते, कुछ नहीं लिखते उसके लिए। डाई कौन सा, एक कार्बन के लिए मैथिल, और कुल 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेप्ट। हेप्ट लिखने के बाद रुकेंगे, फिर देखेंगे कहीं किसी कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध तो नहीं आया हुआ है। द्विबंध नहीं आया है तो फिर एल्केन का उदाहरण हो गया, तो ये ए और ये न हो गया, ये हेप्टेन हो गया। ठीक है, एक और लेते हैं, तीसरा। बोलो इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह, पूरा है क्या, पहले ये देखा करो वरीयता क्रम में क्या ये पूरा एक साथ भी है। केवल NH2 होता तो क्या CO भी तो है। ठीक है, CONH2 है, तो CONH2 को क्या कहते हैं, एमाइड। ठीक है, क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। ध्यान रहेगा, वरीयता क्रम हमें एक बार देखना होगा। तो एमाइड के रूप में कार्बन की संख्या फिर 2 है, और क्रम अंकन कहां से करें, क्रियात्मक समूह जहां पर चलता है, शुरू होता है, उसको कम से कम अंक देना होता है। मैं इसको 1 इसको 2 नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि ये पूरा पूरा क्रियात्मक समूह यहां बैठा है, और क्रियात्मक समूह जहां पर बैठा होता है उसको पहले नंबरिंग करनी है। तो यहां पर 1 नंबर होगा कार्बन, ये 2 नंबर होगा। ठीक है, हो गया काम इतना। अब एमाइड का जो है क्या पूर्व लग्न है, बोलो। अब यहां पर देखो, जब कोई एक ही क्रियात्मक समूह कहीं किसी अणु के अंदर हो तो उसका हमें केवल और केवल अनुलग्न काम में लेना है, पूर्व लग्न कभी उसका लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो अनुलग्न इसका एमाइड, CONH2 का एमाइड होता है। ठीक है, एमाइड लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कार्बन कितने वो गिनो, 2 है, तो यहां पर हो जाएगा एथ, कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। अब एमाइड लगाए तो ये देखो एथेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। हाँ, एथेनामाइड सही होगा, और सही होगा। वो क्या होता है, संधि जो होती है ना, संधि कुछ कर दिया, क्या संधि विच्छेद होता है और योग करना। ठीक है ना, तो एथेन प्लस एमाइड मिलके तो एथेनामाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
वह क्रियात्मक समूह जिसमें दोनों ओर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। यहां पर ये क्या है, ये R समूह हो गया, ये R समूह हो गया, RCOO COR। ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? एनहाइड्राइड। वेरी गुड, एनहाइड्राइड होता है। इसको क्या कहते हैं? एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो एनहाइड्राइड के रूप में अब हमें क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला देख दी है। बोलो कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन कैसे हुए बताओ? 1 2 3, बीच में टूट गई ना श्रृंखला, या कार्बन नहीं है? नहीं है ना, तो जितने कार्बन है उतने गिनो, ऐसे जबरदस्ती नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो 3 यहां पर है और 3 यहां पर है, लेकिन एक समान है ना, इसलिए माना जाएगा केवल एक तरफ के। 1 2 3, 1 2 3, बस काम खत्म। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और पीछे क्या रह जाएगा? हाँ, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड, हाँ देखो क्या है, एनहाइड्राइड पेन। एक और लेते हैं, बोलो कौन सा ले, तुम बताओ अब। साइनो का तो हुआ ना, अभी नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, लेते हैं नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब देखो पहले वाले में और अभी वाले में क्या अंतर है? अभी जो जस्ट पहले काम किया वहां पर क्या था, O था बीच में, लेकिन अब यहां पर कोई O बीच में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, कार्बन की संख्या 4 हो गई, ठीक है। फिर चाहे मैं इधर से चलता चाहे इधर से चलता तो एक ही चीज रहती, मैं 2 3 2 3 और 3 5 होता, इधर से चलता तो भी 2 3 5 होते। तो हम नंबरिंग यहां से करें चाहे यहां से करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, इजिकल वॉट है तो एन, फिर 2 और 3 पर 2 बार आया डाई। अब ये कीटोन का उदाहरण हो गया, C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि किसी अणु में R C डबल बॉन्ड हो फिर कार्बन आ जाए, ठीक है, R समूह आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। तो ब्यूटेन 2 3 डाई, कीटोन का अनुलग्न ऑन होता है तो डाई ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने बाकी हैं। हम हमारे साथ में जुड़े रहिए, और नए नए एग्जाम्पल आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उनका जरूर उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।